हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी जो हमारा क्वेश्चन पेपर था जिसका हम फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 या फिर आप बोल सकते हैं 151 से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल टीचिंग स्ट्रेटेजीज? बहुस्तरीय और बहु ग्रेड्स को भी शायद इस तरह ही बोलते हैं। बहुस्तरीय और बहुग्रेड शिक्षण रणनीतियों का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट इज अबाउट क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन देयर इंटरेस्टिंग लर्निंग एरियाज एंड देन मूविंग टू अदर एरियाज। कह सकते हैं और पढ़ लेते हैं। व्हाट दीज आर अबाउट टीचिंग small spell as their spare their span of attention will be लिमिटेड स्पेन अटेंशन की तो कुछ इसमें होगा ही नहीं। इवन ये बढ़ेगा क्योंकि आप मल्टी ग्रेड्स का यूज़ कर रहे हो, मल्टी लेवल्स का यूज़ कर रहे हो। इसके बारे में और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। दीज आर अबाउट फ्रेमिंग मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और एक्सरसाइज विथ कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये हम कह सकते हैं। दीज आर स्ट्रेटजीज वेयर अ टीचर डील्स विद लर्नर्स ऑफ वेरिएंट लेवल ऑफ वेरिंग एबिलिटीज एंड डिफरेंट ग्रेड्स लेवल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। ये बात कुछ ज़्यादा ठीक लगी मुझे, ये वाली बात ठीक लगी, लेकिन ये और ज़्यादा ठीक लगी क्योंकि यहाँ पर बात किया गया कि जब टीचर मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल्स शिक्षण प्रणाली की बात करता है, यानी कि अलग अलग तरह की और अलग अलग लेवल पर इस टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ कर रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि वे वेरियस टाइप्स के लर्नर्स को डील कर रहा है जो कि अलग अलग एज ग्रुप के हैं और उनकी एबिलिटीज़ भी अलग अलग हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा कि मल्टी ग्रेड्स एंड मल्टी लेवल टीचिंग स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि टीचर विभिन्न एबिलिटी और विभिन्न एज ग्रुप्स के बच्चों के साथ डील कर रहा है। बहुग्रेड और बहुस्तरीय शिक्षण रणनीतियों का अर्थ क्या होगा? तो बहुग्रेड और बहु शिक्षण रणनीतियों का अर्थ होगा, ये ऐसी रणनीतियां हैं जहां एक शिक्षक विभिन्न क्षमताओं के विभिन्न स्तरों वाले शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल इज कंसिडर्ड टू बी इसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल लिविंग हैविंग द मैक्सिमम utilitarian value of almost all humans in all walks of life। देखो बहुत तेज जुकाम हो रहा है तो आवाज़ निकल ही नहीं रही, मतलब कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो वो बीच में फंस के रह रहा है। आप समझ सकते हो जब बहुत तेज आपको जुकाम होता है, आपका नाक कान सब बंद होता है, तब कितनी दिक्कत होती है। तो कुछ उसी तरह की दिक्कत है। राइट आंसर एरिथमेटिक रहेगा क्योंकि एरिथमेटिक वाली जो आपकी मैथ्स है जिसे हम बोलते हैं अंक गणित, जिसमें हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग ऊंचाई लंबाई समय चाल दूरी कार्य वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर आता है। तो इसका हम हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुशल और सफल जीवन यापन के लिए गणित की किस शाखा को आवश्यक माना जाता है? तो वह अंक गणित को माना जाता है। 153 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईसीटी इनेबल्ड इवेल्युएशन मेथड? आईसीटी कौन सक्षम मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? ऐसी मूल्यांकन पद्धति जिसके लिए आप आईसीटी का यूज कर सकते हो, तो वह होता है आपका ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट के माध्यम, ऑनलाइन असेसमेंट किससे जुड़ा हुआ है? आपके आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ऑनलाइन मूल्यांकन। 154 है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सटेंड कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन? क्वेश्चन 154, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन? बच्चों के साथ आप एक्सटेंडेड बातचीत कर रहे हो, विस्तारित बातचीत कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? द वर्ड यूट्रेट बाय द चिल्ड्रन आर एक्सटेंड बाय द अडल्ट। जो वर्ड शब्द बच्चे बोलते हैं उसे आप कह सकते हो कि उसे आप और आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। When children speak correct their spoken language, जब बच्चे सही वर्ड बोल रहे होते हैं। To accept one word answer from the children to the ask question, बच्चों से आप एक वर्ड का आंसर एक्सेप्ट कर रहे हो। या have conversation with each children that goes back and forth multiple times, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक ऐसा क्या बोल सकते हैं, एक इस तरह का, क्या बोलेंगे इसे, एक इस तरह का वार्तालाप जो बच्चों को बोलते समय आगे पीछे जाने के लिए हेल्प करे। मतलब बच्चे अपने पॉइंट पर दोबारा से वापस जाएं, फिर अपने पॉइंट पर आके दोबारा से उसके बारे में सोचें, तो उससे हम बोलेंगे एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन, यानी बच्चों के साथ विस्तारित बातचीत। ठीक है, ये इतना अप्रोप्रिएट है नहीं, ये तो नॉर्मली है और ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
आगे बढ़ते हैं, बच्चों के साथ विस्तारित बातचीत का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर बच्चे के साथ वार्तालाप करें जो कई बार बोलते समय आगे और पीछे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड टीचिंग विथ लेस थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस एज कंपेयर टू द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट के वास्तविक संदर्भ की तुलना में यहाँ पर कम खतरनाक अनुभव हमें मिलते हैं। यानी कि हमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपको एरोप्लेन चलाना सीखना है, तो आप डायरेक्ट एरोप्लेन को न चलाकर पहले आप एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद एक बने होते हैं, आर्टिफिशियल बने होते हैं, जिनमें बैठने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम एरोप्लेन को ही उड़ा रहे हैं, सामने स्क्रीन ऐसी होती है कि एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो आप इस तरह से ऑपरेशन भी कर सकते हैं एक दूसरी बॉडी के साथ, जिसका पूरा स्ट्रक्चर एक ह्यूमन बींग्स की तरह रहेगा। टू प्रोवाइड अ प्लीजेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी सही है। टू प्रोवाइड स्कोप फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, आपकी समझ और आपके सीखने का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टू प्रोवाइड मोर टाइम कंज्यूमिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है ये सब नहीं कह सकते, क्योंकि इसके आने से तो टाइम आपका बचा है, पहले जितना टाइम लग रहा था उससे अब कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कर पा रहे हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिक समय देने वाले शिक्षण अनुभव प्रदान ये नहीं करता है, वास्तविक संदर्भ की तुलना में कम खतरनाक अनुभवों के साथ शिक्षण हो जाता है, तो कहते शिक्षण अनुभव प्रदान करता है, विस्तारित शिक्षण और समझ के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। ये तीनों ही सही हो जाएंगे। 156 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी? शब्दावली शिक्षण का कौन सा तकनीक यहाँ पे नहीं होगा? पजल, पजल आपके माध्यम से आप वोकेबुलरी बिल्कुल सिखा सकते हो। कोऑर्डिनेशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स के माध्यम से भी सिखा सकते हो। मेंटल पिक्चर्स के माध्यम से भी कुछ सिखा सकते हैं। वर्ड कंस्ट्रक्शन के माध्यम से तो हम बिल्कुल सिखा सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट है इसे हम नहीं हटा सकते, बी को भी नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पे तो लेटर है ही, और यहाँ तो वर्ड कंस्ट्रक्शन है तो इसे भी नहीं हटा सकते, तो फिर हम किसे हटा सकते हैं? मानस चित्र को हम हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को, मेंटल पिक्चर्स को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 157 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कौन सी विधि है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अशाब्दिक संप्रेषण की है? डिलीवरिंग लेक्चर्स इन क्लास, न्यूज़पेपर्स, जेस्चर्स या फिर सर्कुलर्स, कक्षा में व्याख्यान देना, समाचार पत्र, हाव भाव या फिर परिपत्रों। देखिए ये बात कर रहे हैं अशाब्दिक की, अशाब्दिक में क्या चलेंगे? आपके जेस्चर्स चलेंगे, यानी कि आपके हाव भाव चलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 158, अकॉर्डिंग टू ब्लूम व्हाट इज द नॉलेज? नॉलेज मतलब जो सबसे आपका लोएस्ट लेवल था लर्निंग का, उसके बारे में बात करना है। दिस इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग एबिलिटी टू रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को टू एग्जाम्पल जनरलाइजेशन, ये नॉलेज के अंदर नहीं आता है। दिस इज अचीव्ड बाय द मीटिंग हायर नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, हायर नीड्स इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट, दिस इज अचीव टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ रिमेंबर एंड कॉग्निशन एबिलिटी, रिमेंबर आपका नॉलेज के अंदर आता है। दिस इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग हाइपोथेसिस, ये भी इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको नॉलेज दिखे तो आप वर्ड देख लेना, वहाँ पर आपको रिमेंबर जरूर मिलेगा, और अगर यहाँ पर रिमेंबर दिया होता तो फिर यहाँ पर रिकॉल वगैरह दिया होता। रिमेंबर, रिकॉल करना, मेमोराइज करना, तो ये आपके नॉलेज के अंदर आ जाते हैं। ब्लूम के अनुसार ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ब्लूम के अनुसार ज्ञान का उद्देश्य है यह याद करने की क्षमता और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। आगे बढ़े 159 की तरफ, इंटरेक्टिंग विद पीपल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब कुड लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लोब के दूसरी तरफ के लोगों के साथ बातचीत करना क्या हो सकता है? नॉलेज नॉलेज रिडंडेंसी, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन रिटेंशन या फिर नॉलेज एक्सप्लोजन। ज्ञान अतिरेक, सूचना पुनर्प्राप्ति, सूचना प्रतिधारण या फिर ज्ञान विस्फोट। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसे हम बोलेंगे ज्ञान का विस्फोट होना, नॉलेज एक्सप्लोजन, क्योंकि नॉलेज आपका फैल रहा है, तो आप ग्लोब की दूसरी तरफ के लोगों को भी जानकारी रख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द वर्बल स्किल ऑफ इन्फेंट्स? जो इन्फेंट्स होते हैं, जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, उनकी वर्बल स्किल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? फर्स्ट है टू हेयर द वर्ड्स स्पोकन बाय द एडल्ट्स अराउंड देम एंड बिकम अवेयर ऑफ द साउंड। हाँ ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं
इनकी स्किल इसी तरह से डेवलप होती है कि वे वर्ड्स को सुनते हैं जो भी एडल्ट्स बोलते हैं और उनके साउंड्स के लिए अवेयर होते हैं। बिल्ड अ ब्रॉड वोकेबुलरी, बच्चों वोकेबुलरी नहीं बनते, बुक्स से आइडियाज़ नहीं लेते। टू यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड टू सीक इन्फॉर्मेशन। नवजात बच्चे हैं, कहाँ से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे वर्ड्स के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। टू यूज़ लैंग्वेज टू इन्फॉर्म देयर लाइक्स एंड डिसलाइक। छोटे बच्चों का लाइक डिसलाइक क्या होता है, उन्हें तो कुछ खाने मिल जाए बस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। टू हेयर द वर्ड्स स्पोकन बाय द एडल्ट्स अराउंड देम एंड बिकम अवेयर ऑफ द साउंड। आगे बढ़ेंगे, कौन सा विकल्प शिशुओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है? तो उनके आसपास के वयस्क द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुनना और ध्वनियों के बारे में जागरूक होना। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज द नीड फॉर योगा फॉर चिल्ड्रन इन द इनिशियल स्टेज? छोटे उम्र के बच्चों में योगा का क्या अर्थ है? देखिए, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर बताऊंगा योगा क्यों जरूरी है। तो टू इनकरेज द सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम छोटे बच्चों के लिए इतना जरूरी है नहीं है। टू इंट्रोड्यूस देम टू डिफरेंट पोस्चर्स हो सकता है। इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ, ये भी हो सकता है। टू इम्प्रूव यूनिटी पीस एंड रिलैक्सेशन, छोटे बच्चे वैसे ही खुश होते हैं, उन्हें किसी तरह के रिलैक्सेशन की जरूरत होती नहीं है। उनकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती ही है, छोटे बच्चों की बॉडी बेकार तो हम लोगों की हो जाती है जो हम बड़ी एज में आते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, बच्चे तो खेलते रहते हैं। तो फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बचा इसका, टू इंट्रोड्यूस देम डिफरेंट पोस्चर्स, उन्हें विभिन्न प्रकार के पोस्चर से अवगत कराना, यही योगा का उद्देश्य होता है कि आप इस तरह से बैठ सकते हो, इस तरह से ये पोजीशंस होती हैं, लेट कर इस तरह से व्यायाम किए जाते हैं, खड़े होकर ये व्यायाम आपके योग होते हैं, ये सारी चीज़ें। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, विभिन्न मुद्राओं से उन्हें परिचित कराने के लिए। 162 है, पाई ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज, पाई ग्राफ को और किस नाम से जाना जाता है? तो पाई ग्राफ को आपका जाना जाता है सर्कुलर ग्राफ के माध्यम से। ये होता है आपका पाई ग्राफ, कुछ इस तरह से बनता है, शायद आपने देखा हो आपके एग्जाम में, यहाँ परसेंट लिखा होता है, ये 25% हो गया, ये 37% हो गया, ये 23% हो गया, और इस तरह से। इमिटेशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द ब्लो डोमेन इन लर्निंग? क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अनुकरण, अभिव्यक्ति और स्वाभाविकता अधिगम के किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अनुकरण आ रहा है, अभिव्यक्ति आ रही है और स्वाभाविकता आ रही है। ठीक है, तो इमिटेट करेगा बच्चा दूसरे को देखकर, तो मतलब कुछ ना कुछ उसके हाथ पैर तो चलेंगे ही। ठीक है, कुछ अभिव्यक्त करेगा खुद को, तभी उसके हाथ पैर चलेंगे, तो ये आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, आपकी नॉलेज से रिलेटेड आता है। इफेक्टिव डेवलपमेंट के अंदर आपकी भावनाएं, फीलिंग्स आती हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मनोक्रियात्मक संकल्पना। 164 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने कौन सा पॉइंट दिया है? टीचिंग एलिमेंट, टीचिंग लर्निंग एलिमेंट, फंडामेंटल्स या फिर लेसन प्लान एलिमेंट? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। टीचिंग लर्निंग एलिमेंट जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के द्वारा दिए गए हैं। शिक्षण अधिगम तत्व। 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ माइंड मैपिंग? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मानचित्रण का उद्देश्य नहीं है? माइंड मैपिंग का उद्देश्य क्या नहीं है 165 का? देखिए इसका टीचिंग है, मोटिवेशन है, एजुकेशन है एंड इवेल्युएशन है। देखो एक जब मैं NIOS पढ़ा रहा था तो उसमें एक कोई सी यूनिट में ऐसा आया था कि माइंड मैपिंग के माध्यम से आप इवेल्युएशन कर सकते हो। एजुकेशन शिक्षा तो इससे मिलती है और शिक्षण भी होता है, तो फिर हमें यहाँ पे मोटिवेशन को हटाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, वहाँ पर भी प्रेरणा को ही हटाया गया था। ठीक है, क्योंकि NIOS से मैंने खुद पढ़ा हुआ है कि एक जगह इवेल्युएशन आया हुआ है, उसमें लिखा है कि माइंड मैपिंग के माध्यम से आप इवेल्युएशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही मानेंगे, प्रेरणा। 166 है, लाइफ स्किल्स एजुकेशन हेल्प्स एडोलेसेंस इज। जो लाइफ स्किल्स है, जो हमारी 10 लाइफ स्किल हैं जिनके बारे में मैंने प्रीवियस पेपर्स में बात करी हुई है, जब मैं 2019 के पेपर कर रहा था, किसमें हेल्प करती है एडोलेसेंस को? फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, टू बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप एंड मैनेज लाइफ इन अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वे, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एस्टेब्लिश इन प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही है। लाइफ स्किल हेल्प करती है कि बच्चा के अच्छे रिलेशंस बना सके एंड प्रोडक्टिव वे में अपनी लाइफ को जी सके।
स्वस्थ संबंध बनाने तथा स्वस्थ और उत्पादक तरीके से जीवन का प्रबंध करने में जीवन कौशल हेल्प करते हैं। 167 है, अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज बीन इम्पोर्टेड इनटू द स्कूल। ये स्टेटमेंट किसने बोला है? ये स्टेटमेंट वेलार्ड के द्वारा बोला गया है। तो चाहे तो याद रख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। 168 है, व्हाट इज द pre-arranged skill called in gardening when children use a shovel and pick up small seed or plant of planting। हाँ, पिक अप स्मॉल सीड्स ऑफ प्लांट फॉर प्लांटिंग। इसमें बच्चे की कौन सी स्किल लगेगी? इसमें बच्चे की लगेगी फाइन मोटर स्किल, क्योंकि वो शोवल का यूज़ कर रहा है और पिक छोटे छोटे बीजों को उठा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे का सूक्ष्म गतिक कौशल लगेगा, खुरपे पांचे का उपयोग कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 169 है, these types of questions arouse interesting in learning mathematics. They help in development of thinking and reasoning. These questions have parabolic and surprising answers. What kind of questions are these? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? These are the questions arouse interest in learning mathematics, जो मैथ्स में इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, थिंकिंग को बढ़ाते हैं, रीजनिंग को बढ़ाते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये हमारे ऑब्वियस है, ये हमारे क्या होते हैं? पजल्स होते हैं, जो ये हमारी थिंकिंग को, हमारी रीजनिंग को बढ़ाते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। तो 169 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहेलियाँ। 170 है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो आर्ट इज। प्लेटो के अनुसार कला क्या है? प्लेटो के अनुसार कला है प्रकृति का एक प्रतिकृति, यानी कि नेचर, अ कॉपी ऑफ द नेचर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 171, द मोस्ट एस्टीम्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म्स वर। सबसे सम्मानित प्राचीन कला रूप कौन से थे, जिसको सबसे ज़्यादा सम्मान मिला? ऐसा आपका कला रूप कौन सा था? तो इसे बोला जाता है डांस फॉर्म, जिसे सबसे ज़्यादा सम्मानित प्राचीन कला के नाम से जाना जाता है, आप क्या कह सकते हैं। 172 है, व्हाट इज एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है? एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ रिवेलिंग द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। थोड़ा सा हो सकता है धुंधला दिख रहा हो आपको। इज अ पीरियड ऑफ रिवेलिंग इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ पर्सन। इनहेरेंट क्वालिटीज रिवेल होती है इसमें, कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। एडोलसेंस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन मैनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म। ये भी कुछ हद तक ठीक है। एडोलसेंट प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फॉर लर्निंग and determining the more general pattern and sequence of behavior। थोड़ा बहुत कह सकते हैं। Adolescence is a period of rapid development when young people acquire new ability and facing new challenges। ये सही है, न्यू एबिलिटीज बच्चे के अंदर डेवलप होती है, एक तरह से रैपिड डेवलपमेंट होता है, नई चैलेंजेस को उसको सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था तीव्र विकास की अवधि है जब युवा नई क्षमता ग्रहण करते हैं और नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 173 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देखिए पर्यावरण, ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड थे, एक तो रिड्यूस था और इनमें से कोई सा नहीं था। रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये तीन थे। रिस्पेक्ट इसमें आता नहीं है, और एक वर्ड था रिफ्यूज। अब रिफ्यूज की जगह इन्होंने इसमें क्या लिख दिया? डेनाइल लिख दिया। ठीक है, इस तरह से DSS वाले क्वेश्चन घुमाते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज, ये चीज़ें चलती हैं इन्वायरमेंट में। मीन्स हमें जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर हमारे काम से जो भी पॉल्यूशन है वो कम होना चाहिए, उसी चीज़ को रिसाइकल करना चाहिए, इस तरह से ये पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर रिफ्यूज की जगह डेनाइल लिख दिया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। 173 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 174 है, द कॉन ऑफ एक्सपीरियंसेस इज गिवन बाय। अनुभव का शंकु, अनुभव का शंकु जो है वो दिया गया है एडगर डेल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, इसको एक आध बार मैं डिस्कस कर दूंगा कि क्या है ये। 175 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ मोटिवेशन वेरिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा भिन्नता के कौशल का एक उदाहरण है? प्रेरणा भिन्नता के कौशल का एक उदाहरण, यानी कि बच्चा मोटिवेटेड है या प्रेरणा भिन्नता, स्किल ऑफ मोटिवेशन वेरिएशन।
राइटिंग ऑन द बोर्ड, यूजिंग क्यूज, मोटिवेशन या आस्किंग क्वेश्चंस, भी ज़्यादा राइट आंसर रहेगा। संकेतों का प्रयोग करना प्रेरणा भिन्नता के कौशल का एक उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग क्यूज। 176 है, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आर्ट इज, कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, कह सकते हैं समाज की संस्कृति को दर्शाता है। इज अबाउट पर्सनल स्किल का काम नहीं है, सम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट नेचर, नेचर के बारे में सब कुछ नहीं है, प्रकृति के बारे में सब कुछ भी नहीं कह सकते। तो कला ये कह सकते हैं समाज की संस्कृति को दर्शाता है। 177 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी स्किल ड्यूरिंग द गार्डनिंग एक्टिविटीज़, गार्डनिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से कौन सी लिटरेरी स्किल है जो डेवलप नहीं होगी या फिर साहित्यिक कौशल को पूरा नहीं कर पाता? कौन सा साहित्यिक कौशल पूरा नहीं हो पाता? मेकिंग अ मैप ऑफ गार्डनर फॉर योर यंग यार्ड, हाँ गार्डनर के लिए मैप बनाना हम ये कह सकते हैं, ये लिटरली स्किल डेवलप हो सकती है गार्डनिंग के माध्यम से। टू स्टडी द एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स मेंशन ऑन द सीड प्लांट्स, बिल्कुल। लर्न द नेम ऑफ वेरियस प्लांट्स, ये भी लिटरली स्किल डेवलप हो सकती है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल्ड, प्लांटिंग, वाटरिंग एंड वीडिंग, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, ये आप पढ़कर नहीं समझ सकते या पढ़कर इसका अंदाजा नहीं लगा पाते, ये तो आपको खुद करना ही पड़ेगा। 177 का डी हो जाएगा। बागवानी गतिविधि के दौरान इनमें से कौन सा साहित्यिक कौशल के विकास को पूरा नहीं करता है? तो जो डी वाला है ये साहित्यिक कौशल के विकास को पूरा नहीं करेगा, इसे तो आपको करना ही पड़ेगा। इससे हम कह सकते हैं फाइन मोटर स्किल डेवलप हो सकती है, बच्चे को वर्क एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। 178 है, व्हाट इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन, एडोलेसेंट एजुकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लासरूम टीचिंग कॉन्सेप्ट्स दैट मेक इंडिविजुअल सक्सेसफुल इन लाइफ, imparting skill that enable individuals to organize themselves in society, developing social physiological abilities that enable individual to transfer knowledge and attitudes in healthy behavior, to provide values that make individual capable for being obedient student। देखो सबसे ज़्यादा चीज़ें किस में दिख रही हैं हमें? इसमें देखा सबसे ज़्यादा कि डेवलपिंग सोशल साइकोलॉजिकल एबिलिटीज दैट एनेबल इंडिविजुअल टू ट्रांसफर नॉलेज एंड एटीट्यूड्स इन हेल्दी बिहेवियर। तो ये रहेगा मेन ऑब्जेक्टिव एडोलेसेंट एजुकेशन का, कि आप बच्चा एडल्ट है और उसे आप एजुकेशन दे रहे हो। ठीक है। 179, सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास करना जो व्यक्ति को स्वस्थ व्यवहार में ज्ञान और दृष्टिकोण को अंतरिम करने में सक्षम बनाती है। 179 है, द स्कूल शुड मेंटेन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड वीकनेस टू देयर टीचर्स एंड पेरेंट्स, छात्र की प्रगति और कमजोरियों के बारे में उनके शिक्षकों और माता पिता को जानकारी प्रदान करने के लिए स्कूल को क्या रखना चाहिए? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड या फिर प्यूपल परफॉर्मेंस, इनमें से क्या टीचर को तैयार रखना चाहिए? तो यहाँ पर बच्चे को टीचर को रखना चाहिए कम्युलेटिव रिकॉर्ड। कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होते हैं? जितने भी रिकॉर्ड है उन सबको संचय करके रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, जितने भी प्रकार के अपने जितने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो सबका रिकॉर्ड, सबका रिकॉर्ड एक साथ रख रहे हो तो उसे कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसके बारे में हमने एनआईओएस की समरी में बात करी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संचयी अभिलेखन। 180 है, वाई डू सम इंडियंस आर्ग्यू दैट इंडियन कस्टम से डिमांड दैट हियर नो नीड फॉर सेक्स एजुकेशन? बिल्कुल सही बात है, इंडिया में सेक्स एजुकेशन की बात की डायरेक्ट सीधी मनाही की जाती है। क्यों? टीनेजर्स गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स फ्रॉम मीडिया, ये गलत बात है। देयर इज नो सेक्सुअल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री सो देयर इज नो नीड फॉर सेक्स एजुकेशन, ये बात भी गलत है। ऐसा तो है नहीं कि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है। आवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स वैल्यूज आर सफिशिएंट टू मैनेज सच सिचुएशंस, गिव सेक्स एजुकेशन इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज एक्वायरिंग नॉलेज फॉर फीचर्स प्रोफेशंस इन आवर कंट्री। तो ये भी कुछ नॉट इम्पोर्टेंट भी हम नहीं कह सकते, नो नीड भी नहीं कह सकते। मीडिया के माध्यम से बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये भी नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि हमारे जो रीति रिवाज है, कस्टम से जो हमारा पहनावा है, जो हमारे यहाँ वैल्यूज़ बनी हुई है, वो इसको मैनेज करने में पर्याप्त है, इसलिए यहाँ के हमारा जो समाज है वो कहता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। 181 है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प्स डेवलप एक्यूरेसी बिकॉज इट, खेल सटीकता विकसित करने में मदद करते हैं क्योंकि ये डेवलप्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हाँ इससे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका डेवलप होता है स्पोर्ट्स से। गुड हैबिट्स तो होती है,
एम्फेसाइजिंग प्रॉपर डाइट, ये तो प्रॉपर डाइट तो लेना ही पड़ेगा। प्रमोट मेंटल हाइजीन, थोड़ा बहुत मेंटल हाइजीन भी ठीक होता है, बट सबसे सही तो ऑप्शन नंबर ए ही है कि इससे आपके न्यूरोमस्कुलर समन्वय विकसित करता है। 182 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स का पर्पस क्या है? गोल्ड मेडल इज द हाईएस्ट एंड शुड बी अचीव्ड, कॉन्फ्लिक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन विक्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल इज मोर इम्पोर्टेंट देन विक्ट्री। हाँ, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। गोल्ड मेडल का कुछ नहीं है, रैंकिंग तो करना नहीं है कंट्रीज की, मेक पीपल्स फील इंपॉर्टेंस ऑफ विनिंग, ये भी नहीं, ये ज़्यादा सही है कि स्ट्रगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विक्ट्री से। तो इसी का यही पर्पस होता है ओलंपिक गेम्स का, कि संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। 183 है, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मल्टी लेवल प्लानिंग फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया? हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा डेवलपमेंट का? तो हाईएस्ट लेवल ऑब्वियसली आपका राष्ट्र ही होगा। सामुदायिक विकास के लिए बहुस्तरीय आयोजन के उच्चतम स्तर पर क्या आएगा? राष्ट्र आएगा। निम्नतम स्तर पर हम कह सकते हैं समुदाय आएगा या फिर आपका गांव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम AEP? एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल चेंज इन बॉडी, टू प्रोवाइड नॉलेज of proper behavior and adjustment, to provide educational and skill development, to provide accurate information to the student about the process of growth, HIV AIDS and drugs maladies। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, जो AEP था, एजुकेशन एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इसका मेन उद्देश्य था कि जो एडल्ट हैं उनको इन चीज़ों के बारे में बताना, ठीक है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, HIV एंड एड्स एंड ड्रग्स मेलेडीज, क्योंकि इसी एज के बच्चे ज़्यादातर इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, छात्रों को बढ़ने की प्रक्रिया, कि आप बड़े हो रहे हो तो उसमें किस तरह से चेंजेस आपके अंदर आ सकते हैं। HIV एड्स, मादक पदार्थों की बुराइयों के बारे में आप सही जानकारी उन्हें दे रहे हो। 185 है, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन? एडोलेसेंट एजुकेशन के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? 185, फर्स्ट द प्रोग्राम शुड एनेबल इंडिविजुअल टू डील विथ एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर से डील करना थोड़ा बहुत कह सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं लग रहा। द प्रोग्राम शुड enable individual to participate in academic debates and concern, कह सकते हैं थोड़ा बहुत। द प्रोग्राम मीट द वोकेशनल चॉइस एंड लाइफ नेसेसरी इंडिविजुअल, थोड़ा बहुत ठीक है। द प्रोग्राम शुड एनेबल इंडिविजुअल्स टू आर्टिकुलेट देयर इशूज, नोज देयर राइट्स, टू फेस शेम एंड फियर एंड बिल्ड सेल्फ स्टीम। इसमें सब कुछ डेवलप हो गया। तो किशोर अवस्था में शिक्षा का मार्गदर्शक सिद्धांत इन गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि बच्चों के इश्यूज के बारे में बात हो, वह अपने अधिकारों को जाने, वह अपनी शर्म और डर से जीत सके, सेल्फ स्टीम को बिल्डअप कर सके। शिक्षा का मार्गदर्शक सिद्धांत यह है किशोर अवस्था में कि यह कार्यक्रम को व्यक्तियों को अपने मुद्दों को स्पष्ट करने, उनके अधिकारों को जानने, शर्म और भय का सामना करने और आत्मसम्मान बढ़ाने में सक्षम बनना चाहिए। 186 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLM? NLM का फुल फॉर्म है आपका नेशनल लिटरेसी मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 187 की तरफ। वन ऑफ द इवेल्युएशन मेथड्स टू इवेल्युएट वर्क एजुकेशन इज, कार्य शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सही है? कार्य शिक्षा, जब एजुकेशन चल रही है तो वहाँ पर आप अर्धवार्षिक परीक्षा, पर्ची परीक्षा या निबंधात्मक परीक्षा से कम नहीं चला सकते। वहाँ आप अवलोकन करोगे, आप देखोगे कि बच्चा काम किस तरह से कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्क एजुकेशन में ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप इवेल्युएशन करोगे। ITPD स्टैंड्स फॉर, ITPD का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा? ITPD का फुल फॉर्म है इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 189 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इम्प्रूव मेंटल एबिलिटीज इन फिजिकल स्पोर्ट्स? शारीरिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक क्षमताओं में सुधार करने में मदद करता है? 189, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए शारीरिक खेलों के माध्यम से आपकी मेंटल एबिलिटीज ठीक हो रही हैं। इसमें आना चाहिए आपका नियमबद्ध तकनीक, यानी कि रूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर रन दिया हुआ है। अब रन से मेंटल एबिलिटीज कैसे आप डेवलप होंगे ये मैं नहीं जानता, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होना चाहिए था। 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? प्राचीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?
मैन एंड बॉयज पार्टिसिपेटेड इन द नेकेड फॉर्म। अगर आप गूगल पे डालोगे इंसेट ओलंपिक गेम्स तो आपको ये बात पता चल जाएगी। ऑल द कॉन्टेस्ट टूथ ओथ, सभी प्रतिभागियों ने शपथ ली थी, तो शपथ तो लेंगे ही। ऑल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट्स, इसमें सभी कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू वॉच द इवेंट, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट मैं सी के बारे में श्योर हूँ कि सभी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते, ज़्यादा अंदर मत घुसना, गूगल इमेज में जाना, उसको देखकर आप सब समझ जाओगे। 91 है, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP वाज लॉन्च्ड इन, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा प्रोग्राम NAEP कब शुरू किया गया था? नवंबर 1978, अक्टूबर 1978, दिसंबर 1978 या फिर जनवरी 1978। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रह जाए तो ठीक है, और याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका राइट आंसर है अक्टूबर 1978। हाउ मच डिस्टेंस शुड बी कवर्ड इन अ मैराथन इवेंट, मैराथन इवेंट में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो 42.195 मीटर की जाती है। एक्चुअल क्वेश्चन है ये भी। आ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अंटिल ही लर्न्स हिमसेल्फ, हु सेड इट, एक शिक्षक कभी भी सचमुच नहीं सिखा सकता जब तक कि वह खुद को सीख नहीं लेता, जब तक वह खुद उस चीज़ को नहीं सीख लेता। ये बात बोली है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो 193 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 194 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड बाय ट्रेवलिंग थ्रू द वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव में भ्रमण करके निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताओं का विकास किया जा सकता है? देखिए, एबिलिटी टू राइट, चल कर राइट लिखने का तो क्या नहीं सकता, इन जो तो वैसे भी कर लोगे, देखने की क्षमता का भी नहीं। एबिलिटी टू प्रोजेक्ट यानी कि प्रेक्षण करने की क्षमता, आप कितने अच्छे से चीज़ों को प्रेक्षण, ये प्रक्षेपण नहीं है, ये प्रेक्षण है, और यहाँ प्रोजेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ऑब्जर्व आएगा, आप चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ों को सही कर लेना। 95 है, द फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय, ये दी थी आपके मैकाले, जो मैकाले मिनट से आया था उसमें इसकी बात की गई थी। शिक्षा का निस्यंद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मैकाले। 196 है, अलोकर जात्रा इज एसोसिएटेड विच ऑफ द स्टेट गिवन बिलो, आलोक जात्रा जो है वो किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है आसाम से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 197 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा किस वर्ष लागू की गई थी? यह अवधारणा लागू की गई थी 1977 में, यानी 1977 में। 198, विच ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्राइबल सोशल इकोनॉमिकल कल्चर एंड लाइफ एंड चिल्ड्रन, तो ये माहुल ट्री है, ये फैक्चुअल है, NIOS में दिया रखा है। जनजातीय सामाजिक आर्थिक सभी के लिए माहौल का पेड़ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। 29 है, हु फर्स्ट डिफाइन द वर्ड कम्युनिटी एज अ ग्रुप एस्टेब्लिश बाय अ मैन हैविंग शेयर्ड वैल्यूज, सबसे पहले कम्युनिटी की डेफिनेशन किसने दी थी? कि पुरुषों द्वारा साझा मूल्यों वाले समूह के रूप में समुदाय को इन्होंने डिफाइन किया था, तो ये करा था एरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु ने। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिदमिक एक्टिविटीज इन फिजिकल स्पोर्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक खेलों में लयबद्ध गतिविधियों का एक उदाहरण है? लयबद्ध गतिविधि जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है वो आपका जिम्नास्टिक है, जिसमें आप वो मतलब पलटते पलटते जाते हो, बैक फ्लिप्स वगैरह मार रहे होते हो, तो वे आपके जिम्नास्टिक्स में होता है। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। हो सकता है इस बार के आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन में आपको डाउट रह सकता है, ऑब्वियस बात ये 1-2 में मुझे भी डाउट रहा था, बाकी सारे क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।